खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिका के 13 ठिकाने ऐसे बताए जा रहे हैं जो ऑपरेशनल कंडीशन में नहीं रह गए। यानी ट्रंप ने जिस उम्मीद के साथ ईरान पर अटैक किया, उसका रिजल्ट उल्टा निकला। जबकि अमेरिका यह मान बैठा था कि ईरान जंग में बहुत लंबा नहीं टिकेगा। तो क्या इसीलिए ट्रंप को ईरान के एनर्जी ठिकानों पर हमला ना करने के लिए 10 दिन लंबा पॉज लेना पड़ा? रिपोर्ट्स कहती हैं कि क्रूड ऑयल की रकम $100 प्रति बैरल रही तो अमेरिकी तेल कंपनियों को $63 बिलियन का मुनाफा हो सकता है। हालांकि क्या अमेरिका इसके लिए खाड़ी देशों को लंबे समय के लिए संकट में डाले रखने का रिस्क लेगा? खासकर ईरान ने कतर के रास लफान पर जिस तरह का हमला कर एलएनजी की 17% उत्पादन क्षमता को रोक दिया, उस लिहाज से चांस बेहद कम है। इसीलिए बार बार चेतावनी देने के बावजूद डोनाल्ड ट्रंप रिपीट कर रहे हैं कि ईरान से बातचीत एक अच्छे मोड में चल रही है। ईरान पर हमले के कुछ दिनों बाद ट्रंप ने दम भरा था कि तेल का दाम बढ़ा तो इसका फायदा अमेरिका को होगा। हो सकता है ट्रंप अपने इस वायदे को पूरा करने के लिए भविष्य में कोई कदम उठा लें, मगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर जो स्ट्रेटजी ईरान ने अपनाई है, उसने अमेरिका की नाक में दम कर रखा है। ईरान का कहना है कि उसने 6 देशों के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोल रखा है, जिसमें भारत, चीन, रूस, इराक, मलेशिया और पाकिस्तान शामिल हैं। बाकी किसी भी देश का जहाज अगर गुजरने की कोशिश करता है तो ईरान की तरफ से उसका हाल ऐसा किया जा रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आई ये तस्वीरें भी ट्रंप के लिए टेंशन का सबब बन रही हैं। संभावित अमेरिकी खतरे को चैलेंज देने के लिए ईरान के लोग एकजुटता दिखा रहे हैं। तो क्या हॉर्मुज पर ईरान का अड़ंगा और टोल टैक्स ट्रंप को बेचैन करने वाला है? क्योंकि इसके लिए चीन के लॉन्ग टर्म एनर्जी ट्रांजिशन को सपोर्ट मिलने की संभावना है। युद्ध में उसकी साइलेंट प्रॉफिटर वाले भूमिका ने इस तरफ इशारा भी किया है। कई अंतर्राष्ट्रीय एजेंसीज का आकलन है कि ईरान जंग की वजह से चीन के रिन्यूएबल एनर्जी की डिमांड में इजाफा हो सकता है। उसके इलेक्ट्रिक व्हीकल, बैटरी और सोलर स्कूटर को बूस्टर मिलने के चांस हैं। फिलहाल चीन इसलिए भी बेफिक्र नजर आ रहा है क्योंकि महायुद्ध शुरू होने से पहले उसने अपने ऑयल स्टॉक को कई गुना बढ़ा दिया था। ईरान का 80% से ज्यादा क्रूड ऑयल चीन ने खरीदा। 2025 में चीन ने लगभग 52 करोड़ बैरल तेल ईरान से खरीदा था, जो कि 1.38 मिलियन बैरल पर डे के हिसाब से था। 2026 में चीन ने इसे 2 मिलियन बैरल प्रतिदिन तक पहुंचा दिया। इसके अलावा हिंदुस्तान ने भी 8 सालों का इंतजार खत्म करते हुए ईरान के साथ लिक्विड पेट्रोलियम गैस यानी कि एलपीजी में डीलिंग की और उसके जहाज से करीब 43,000 टन एलपीजी खरीद ली। ईरान के इस जहाज की नोक भारत की तरफ मुड़ने से पहले चीन की तरफ थी। भारत ने बीते 11 वर्षों में अपनी एनर्जी इंपोर्ट का डाइवर्सिफिकेशन किया है। पहले क्रूड ऑयल, एलएनजी, एलपीजी ऐसी एनर्जी जरूरतों के लिए 27 देशों से इंपोर्ट किया जाता था। वहीं आज भारत 41 देशों से एनर्जी इंपोर्ट करता है। ईरान और अमेरिका इजरायल युद्ध ने कई बातें एकदम क्रिस्टल क्लियर कर दी। अमेरिका का महाशक्ति वाला दम्भ टूट गया, ट्रंप का गुरूर चकनाचूर हो गया, खाड़ी देशों को अमेरिकी सुरक्षा की गारंटी भी धुआं धुआं हो गई और ये दावे भी हवा हवाई निकले कि 2 देशों की लड़ाई का बाकियों पर खास असर नहीं पड़ता। बड़ा सच ये भी है कि जिस मुल्क के एनर्जी रिसोर्स जितने मजबूत हैं, आज की तारीख में वही लंबे टाइम तक सर्वाइव कर सकता है। भारत को ही ले लीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को संसद के जरिए बताया कि हमारे पास 74 दिनों का पेट्रोलियम रिजर्व और पेट्रोल गैस को लेकर जो अफवाह गैंग एक्टिव हो गया, उस पर ध्यान मत दीजिए। नरेंद्र मोदी की इसी क्राइसिस मैनेजमेंट इमेज ने दुनिया भर के नेताओं में उनका ग्राफ टॉप पर बनाए कर रखा है। फिनलैंड के राष्ट्रपति तो यहां तक कह रहे हैं कि इस जंग को रुकवाने में भारत अहम भूमिका निभा सकता है। खुद ट्रंप ने नरेंद्र मोदी को फोन घुमा दिया और खाड़ी की मौजूदा स्थितियों को लेकर चर्चा की। कुछ टाइम पहले तक टैरिफ को
भारत के खिलाफ हथियार बनाने वाले ट्रंप को एहसास हो गया है शायद कि उनकी हैसियत ग्लोबल लीडर्स के बीच अभी शायद उस तरह की नहीं रह गई। दिन ब दिन ट्रंप की साख घटती जा रही है और अमेरिका तक उनकी खुलेआम बुराई लोग कर रहे हैं। ट्रंप ने काम ही ऐसे किए हैं जिसमें तारीफ तो बिल्कुल भी नहीं बनती। So we knocked out 97% of the launchers. That's why you may be attacked, but you're not being attacked with very heavy numbers of missiles like at the beginning. Stop looking for whatever we want, and we're hitting it. And we have another 3,554 targets left, and that'll be done pretty quickly. And then we, at some point we're going to have to determine what we do. But they've never seen anything like it. तो यही है डोनाल्ड ट्रंप की कथनी। पल में तोला, पल में माशा वाला हाल है और इसीलिए ट्रंप का ग्राफ लगातार गिरता जा रहा है। दूसरे कार्यकाल में महज 1 साल के भीतर ही औंधे मुंह गिर गई है अमेरिकी राष्ट्रपति की क्रेडिबिलिटी। अमेरिकी एजेंसी मॉर्निंग कंसल्ट की नई रेटिंग में ट्रंप को 39% लोगों ने ही पसंद किया है, जो कि बीते साल की 52% के मुकाबले बेहद कम है। गौर करने वाली बात यह है कि इस बार ट्रंप को टॉप 10 ग्लोबल लीडर्स में भी जगह नहीं मिली है। ट्रंप पर सवाल इसलिए भी उठाए जा रहे हैं क्योंकि ईरान से वार्ता करने वालों में जेरेड कुशनर की एंट्री हो गई है। आरोप लग रहा है कि ट्रंप को उनके दामाद ने मिसगाइड किया है। ताकत के दम पर अमेरिका भविष्य में ईरान से कोई डील कर ले, इस पर संदेह हो ऐसा जरूरी नहीं है, मगर ट्रंप की नीयत और नीति पर डाउट उठाने वालों की लिस्ट लंबी है। बगैर ठोस स्ट्रैटेजी के युद्ध छेड़ने वाले फैसले पर डेमोक्रेटिक्स की तीखी आलोचना झेल रहे ट्रंप को लेकर पेंटागन बेचैन हो उठा है। इस बार चिंता हथियारों की कमी को लेकर जताई गई है। यूएस मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी नेवी के पास लगभग 4000 टॉमहॉक मिसाइलें थी, मगर 4 हफ्तों में 850 से ज्यादा मिसाइलें दागने से इस स्टॉक पर असर पड़ा है। इसके बावजूद ट्रंप को गलतफहमी है कि उन्होंने ईरान को सरेंडर करने पर मजबूर कर दिया है। Never considered it very risky, but war is always risk. A lot of strange things happen in war that are very bad, but I didn't consider it. I know how great we're the greatest military by far anywhere. There was nobody close. I didn't think there was a big risk, but there's always surprises with war. They can be very bad surprises. I mean, wars are lost that should be won. Many wars are lost. You think a country is going to wipe somebody out and they end up getting wiped out themselves. ईरान का पलटवार घातक होगा। 4 हफ्ते की इस जंग ने अमेरिका को एहसास करा दिया है। ये वॉर रुक क्यों नहीं रही? ऐसे तमाम सवालों से ट्रंप प्रशासन का दिमाग घूम रहा है। इसीलिए आखिरकार डोनाल्ड ट्रंप ने 24 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर मिडिल ईस्ट को लेकर लंबी बातचीत की। दोनों नेताओं में क्या चर्चा हुई ये ऑन रिकॉर्ड सामने नहीं आया, लेकिन माना जा रहा है कि ट्रंप ने ऐसा मोदी की इंटरनेशनल लेवल पर मजबूत इमेज के चलते किया है। मॉर्निंग कंसल्ट की रिपोर्ट कहती है कि नरेंद्र मोदी आज भी दुनिया में सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले नेता हैं। 68% लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भरोसा किया है। मोदी की रैंकिंग 2021 के बाद से लगातार टॉप पर कायम है। ईरान युद्ध शुरू हुआ तो नरेंद्र मोदी ने अपने मैनेजमेंट के दम पर दिखा दिया कि आखिर क्यों लोग उन्हें पसंद करते हैं। जिस वक्त दुनिया के कई देशों पर युद्ध के हाहाकारी इफेक्ट दिखाई दे रहे हैं, तब नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तानियों को विश्वास दिलाया, भले ही हालात बिगड़ रहे हों, मगर टीम इंडिया जैसी एकजुटता के जरिए इससे लोहा लिया जा सकता है। मोदी की इसी रणनीति ने देश में पेट्रोल और तेल गैस में कमी नहीं आने दी। भारत के पास 60 दिनों के लिए पेट्रोलियम का स्टॉक है। कमर्शियल सिलेंडर का कोटा 50 से बढ़ाकर 70% कर दिया गया है। घरेलू गैस सिलेंडर के पर्याप्त भंडार होने की बात कही गई है। पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी 10 रुपए घटा दिए गए ताकि महंगाई ना बढ़े।
इसके अलावा कई और ऐसे फैसले लिए गए हैं जो ये सुनिश्चित करने के लिए हैं कि हालात कोरोना की तरह विकराल ना हो जाएं। देश के सभी मुख्यमंत्रियों से भी लंबी चर्चा हुई है और बड़ी सकारात्मक चर्चा हुई है। मैं आज आप सभी जनता जनार्दन से फिर कहूंगा, मैं देशवासियों से फिर से कहूंगा, हमें शांत मन से, धैर्य के साथ, एकजुटता के साथ, मिलजुल करके इस संकट का सामना करना है। ये पूरे विश्व में परेशानी पैदा करने वाला संकट है। हमें अपने देश की सबसे ज्यादा चिंता करना है और यही हम भारतीयों की सबसे बड़ी ताकत है। एक तरफ मोदी सरकार ने देशवासियों को टेंशन फ्री किया तो बातचीत के जरिए जंग का समाधान निकालने पर जोर दिया। मोदी ने खाड़ी देशों पर हुए हमले के बाद उनकी सुरक्षा पर चिंता जताई तो ईरान से भी डिप्लोमेसी जारी रखी। कोशिश यही है कि युद्ध भी रुक जाए मगर भारत के हितों को अनदेखा भी ना किया जाए। ईरान के खिलाफ ट्रंप का जो ऑपरेशन अयतुल्ला खामनेई की सत्ता परिवर्तन से शुरू हुआ, वो अब पूरा मकसद ही चेंज हो गया है। अब लड़ाई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर है। ट्रंप चाहते हैं कि अमेरिकी जहाजों को निकलने का रास्ता मिले ताकि वो अपना तेल सुरक्षित तरीके से भेज सके, जबकि ईरान कह रहा है कि ऐसा हरगिज नहीं होगा। ईरान ये भी कहने लगा है कि वो बाब अल मंदबेब स्ट्रेट को भी ब्लॉक कर सकता है। ये ईरान से कई किलोमीटर दूर है मगर यमन में मौजूद हूती विद्रोहियों के दम पर इसमें बाधा पैदा कर सकता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की तरह ही बाब अल मंदबेब से दुनिया की 12% समुद्री व्यापार होता है। दुनिया का 10% तेल और LNG इसी रास्ते से गुजरता है। सवाल है कि आगे क्या होने वाला है। शर्त पर शर्त मनवाने के सिवाय कोई ठोस रास्ता निकलेगा भी या नहीं, इस रिपोर्ट में देखिए। ईरान के हमले नहीं रुक रहे हैं, इजराइल के अटैक नहीं थम रहे हैं, अमेरिका भी बड़े हमले की तैयारी में है। तो ये कैसी शांति वार्ता है जहां दावे बहुत हैं मगर सुकून किसी को नहीं। बीते 24 घंटे में ईरान ने 5 खाड़ी देशों पर हमला किया जिसमें कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर रडार सिस्टम को नुकसान पहुंचाया गया, बहरीन के कई ठिकानों को निशाना बनाया गया, सऊदी अरब की तरफ से बैलिस्टिक मिसाइल छोड़ी गई मगर वो इंटरसेप्ट हो गई, ओमान में सालालाह पोर्ट को ड्रोन से निशाना बनाया गया, यूएई में एक मिसाइल का टुकड़ा गिरने से कुछ लोग घायल भी हो गए। ईरान की इस जंग में हूती विद्रोही भी कूद पड़े हैं। शनिवार को हूतियों ने इस वॉर में एंट्री करते हुए इजराइल के खिलाफ पहली बार मिसाइल दागी। इस मिसाइल को इजराइल ने हवा में ही रोक दिया मगर खतरा समंदर पर बढ़ गया है। ईरान ने धमकी दी है कि अगर उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को ध्वस्त करने की कोशिश की गई तो बाब अल मंडेब ऑफ स्ट्रेट को वो बंद कर देगा। बाब अल मंडेब ईरान से करीब 2000 किलोमीटर दूर है मगर यमन की तरफ पड़ने वाले समंदर के इस हिस्से पर हूती मजबूत पकड़ रखते हैं। इजराइल हमास युद्ध के दौरान हूतियों ने कई जहाजों को डुबोने का काम किया है। इनके पास ऐसे ड्रोन और मिसाइल्स हैं जो इस जलमार्ग में अटैक करने की काबिलियत रखते हैं। लाल सागर को अदन की खाड़ी और हिंद महासागर से जोड़ने वाले इस स्ट्रेट पर अड़ंगा डालने का मतलब यूरोप और एशिया के कई देशों पर असर डालना है। ईरान ने अपनी 5 शर्तों के जरिए ट्रंप को चेताया कि अगर उनकी नहीं सुनी गई तो सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी। ईरान में एक मुहावरा इस्तेमाल किया जाता है फारसी में और अरबी में, मुतज़ायदात। मुतज़ायदात का मतलब होता है ओवर बिडिंग। तुमने जो मोल लगाया मैं उससे ज़्यादा मोल लगाऊंगा। तो दोनों पक्ष ओवर बिडिंग कर रहे हैं और ज़्यादा बढ़ा चढ़ा करके अपनी शर्तें रख रहे हैं। दूसरे पक्ष को ये शर्तें मंजूर नहीं हो सकती, ऐसा उनको भी पता है। ईरान की शर्तों के